हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं और कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई लूप हो जिसमें करंट फ्लो रहा है तो वो अपने सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्रिएट करता है और वो इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ठीक, इसकी डायरेक्शन में हमने देख ली थी कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो क्रॉस और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो डॉट। ठीक है, चलो तो एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। ये कोई लूप लिया मैंने, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये करंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इस डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो ये अपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उसकी इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ B1 वेक्टर। ठीक है, अब यहीं पर एक दूसरा लूप लिया हमने, ये वाला। अच्छा, पहले लूप की रेडियस है R1। अब ये दूसरा लूप लिया, दूसरे लूप का ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। ठीक है, ये साइड पीछे की तरफ, मतलब ये लूप ऐसा है। ठीक, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरह से। मतलब पीछे से करंट फ्लो होता हुआ आता है इस तरह से और ये यहाँ निकल जाता है। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में। ठीक है, अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की, वो हो जाएगी B2 वेक्टर, इस डायरेक्शन। ध्यान से देखो, मैं लगा रहा हूँ राइट हैंड थंब इस तरह से। ये करंट हो जाएगा फिंगर पे और थंब की जो डायरेक्शन मिल रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब सेंटर पर जो सेकंड लूप है उसकी रेडियस है R2। अब सेंटर पर दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन जनरेट हो गया हमारे सामने। इसमें दो लूप है। पहले लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस R1 है। दूसरे लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 को इस तरफ लिख देता हूँ। दूसरे लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेडियस R2। ठीक, और हमें क्या करना है बच्चों? हमें सेंटर पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं तो सेंटर पे इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हमें दो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली ऐड कर देना चाहिए या फिर कोई और मेथड है? तो याद करो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और कभी भी दो वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। तो अगर हमें सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करना होगा। और वेक्टर सम करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें एंगल दिखाई देगा 90 डिग्री। तो जो नेट इंटेंसिटी होगी, वो नेट इंटेंसिटी सेंटर पर होगी अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 90। अब हमें पता है cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जिससे हमें नेट इंटेंसिटी मिलेगी अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। मतलब अगर हमें V1 V2 की वैल्यूज पता है तो सेंटर पर नेट इंटेंसिटी बताई जा सकती है। चलो तो V1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं? सेंटर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाय आर। लेकिन फर्स्ट वाले लूप के लिए I1 है और रेडियस R1 है, तो इसको मैं लिखूंगा I1/R1। अगर V2 की वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगी म्यू 0/4 पाई 2 पाई I2/R2। चलो इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, म्यू 0/4 पाई और 2 पाई, ये टर्म दोनों में से कॉमन आ जाएगी, स्क्वायर है तो रूट से भी बाहर आ जाएगी। तो जो नेट इंटेंसिटी हमें मिलेगी उसमें से म्यू 0/4 पाई 2 पाई स्क्वायर के साथ कॉमन आ गया और ये आ गया रूट से बाहर। यहाँ पर बचा I1/R1 का होल स्क्वायर और I2/R2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से टर्म बचेगी। अब अगर हमारे पास I1, I2, R1, R2 की वैल्यूज हो तो वो वैल्यूज यहाँ पुट कर इसे फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर है कि इस तरह से क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। ठीक है,
और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। चलो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो एंगल था B1 और B2 के बीच में वो एंगल 90 डिग्री था। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो क्या हम इसे अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फर्स्ट कॉइल और ये है सेकेंड कॉइल, ठीक। इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो एंगल है, इन दोनों कॉइल के प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब सेंटर पर इंटेंसिटी बताओ, ठीक। तो जो फर्स्ट कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन देखो, कुछ ऐसे ये डायरेक्शन ले रहा हूँ जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। और जो सेकंड कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है जिससे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा B2 में, ठीक। ये मेरी बात क्लियर है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये भी पूरा 90 डिग्री था। ये 30 डिग्री है, ये 90 है। देखो ध्यान से, पहले वाली कॉइल और फील्ड के बीच का एंगल 90 था। अगर ये एंगल 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब हमें फिर से वही काम करना है, हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और जहाँ थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री ली थी वहाँ पे वैल्यू 60 डिग्री लेना है। मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा सकता है कि कॉइल के प्लेन्स के बीच का एंगल दे देगा, लेकिन हमें प्लेन्स के बीच का एंगल हमेशा यहाँ पर नहीं ले लेना है। या कोइंसिडेंटली 60 से 60 आ गया है, लेकिन हर बार 60 आए या हर बार सेम एंगल आए ये जरूरी नहीं। तो हर बार हमें इंटेंसिटीज के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा और उन इंटेंसिटीज को जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार बच्चों एक और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल पर आते हैं। और देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हमें दो लूप दिए हुए, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। लूप नंबर 1 की रेडियस R1 है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। लूप नंबर 2 की रेडियस R2 है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। लूप 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और लूप 2 में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक। इन दोनों लूप के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी। तो अगर हम देखें ध्यान से तो पहले लूप के कारण अगर इंटेंसिटी को B1 और दूसरे लूप से इंटेंसिटी को B2 लिखा जाए तो देखो ध्यान से B1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ μ0/4π 2π I1 by R1। अब इसकी डायरेक्शन देखो कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो मैं इसके साथ लगा दूंगा क्रॉस, ठीक है। अब दूसरा अगर इंटेंसिटी B2 को लिखा जाए तो B2 हम लिखेंगे μ0/4π 2π, करंट है I2, रेडियस है R2, तो हो जाएगा I2 by R2। इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहाँ पर आ जाएगा डॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि दो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, B1 और B2। अब B1 की डायरेक्शन है क्रॉस, मतलब ये है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट, इस तरह से अंदर जा रहा है, और B2 की डायरेक्शन डॉट, मतलब ये बाहर आ रहा है। मतलब एक इंटेंसिटी अंदर की तरफ इस तरह है और एक इंटेंसिटी B2 बाहर की तरफ इस तरह से। अब इन दोनों इंटेंसिटीज के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो बच्चों दो केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट केस बन रहा है B1 इज ग्रेटर देन B2 और सेकंड केस बन रहा है B2 इज ग्रेटर देन B1। पहले हमें गिवन टर्म्स I1, R1 और इन सारी टर्म्स को पुट करके B1 B2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, और इन कॉन्सेप्ट में I1 R1 की वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये बहुत इजी काम, ठीक। तो दो कंडीशंस बनती है, B1 इज ग्रेटर देन B2 और सेकंड कंडीशन बनती है B2 इज ग्रेटर देन B1। इफ B1 इज ग्रेटर देन, मतलब अगर B1 बड़ा है तो क्रॉस वाली डायरेक्शन बड़ी हो जाएगी और डॉट वाली छोटी हो जाएगी, तो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो आएगी B1 माइनस B2। और एक छोटी सी बात है, हमेशा याद रखो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यहाँ पे B2 बड़ा है तो देखो जो B2 बड़ा है, बड़ा में से छोटा माइनस करो, सिंपल B2 माइनस B1। और जो बड़ा है डायरेक्शन भी उसी की चलेगी, तो B नेट यहाँ पर कौन बड़ा था, B1 की डायरेक्शन थी क्रॉस, तो इस नेट की डायरेक्शन रहेगी क्रॉस। B नेट B2 से माइनस करना मतलब B2 बड़ा है और B2 की डायरेक्शन है डॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट, ठीक। क्योंकि
तो इसमें से ये माइनस करके भी कुछ बचेगा और जो बचेगा वो इंटेंसिटी हो जाएगी डॉट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको, इतना आपको समझ में आ चुका है। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज थी और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। सेकंड क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज मैंने ये किया है कि लूप 1 और लूप 2 दोनों में डायरेक्शन सेम ले ली। अगर डायरेक्शन सेम ले ले तो क्या चेंजेस आएंगे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, क्लॉकवाइज क्रॉस क्लॉकवाइज क्रॉस। तो जो B1 और B2 की वैल्यू मिलेगी, B1 मिलेगा अगेन म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 बाय R1 क्रॉस, और B2 मिलेगा फिर से हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I2 बाय R2 क्रॉस। क्योंकि दोनों ही क्रॉस है, दोनों ही क्रॉस मतलब दोनों की डायरेक्शन इनवर्ट है, पहला भी इनवर्ट दूसरा भी इनवर्ट, तो इन दोनों का डायरेक्टली सम हो जाएगा। अब यहाँ कोई केसेस नहीं बनेंगे, अब हम इनका डायरेक्ट सम करेंगे। तो B इक्वल टू हमें मिलेगा B1 प्लस B2, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई कॉमन I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R2, और नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे एक बार हो। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लूप। ठीक, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पर हमें इंटेंसिटी पता करनी है। अभी हम सेंटर पर इंटेंसिटी पता कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम एक्सिस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, इस तरह से। अब इस लूप के एक्सिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, ये वाला साइड पीछे और ये वाला साइड आगे, मतलब ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी नेट पॉइंट P पर, वो नेट इंटेंसिटी आएगी इस डायरेक्शन। ठीक, अब इसकी रेडियस में ले लेता हूँ R और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस ले लेता हूँ x। ठीक, तो अब ये जो नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी B वेक्टर, इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक लूप से। अगर यहाँ n लूप्स होते हैं जिसमें हम n से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ठीक है, एक लूप के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, और अगर n लूप्स होते तो क्या करते हैं, और n से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक, तो ये है वो फॉर्मूला जो हमें एक्सिस पर इंटेंसिटी देगा। अब देखो, इस एक्सिस की इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके एक फिनोमेना बनाया गया जिसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज पॉइंट, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले हम इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस और सेंटर को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक कंपैरिजन, एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल रेशियो कैलकुलेट करते हैं किस किस का, बी सेंटर और बी एक्सिस का। ठीक, तो सेंटर की इंटेंसिटी एट सेंटर और इंटेंसिटी एट एक्सिस का एक सिंपल रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे एक हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा जो फर्दर यूज होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो तो मैं लिख रहा हूँ बी सेंटर डिवाइडेड बाय बी एक्सिस। तो सेंटर पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R, और एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई I ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक, अब हमें क्या मिला, ये टर्म चले जाएगी सबसे ऊपर, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये R स्क्वायर चले जाएगा इस R के पास, तो ये हो जाएगा R3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं R स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो पावर 3/2 के साथ बाहर आएगा। ठीक है, ये R स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो पावर 3/2 के साथ बाहर आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बाहर क्या मिलेगा, R3। लेकिन कॉमन क्या लिया मैंने, R स्क्वायर, तो यहाँ बचा 1 प्लस x स्क्वायर बाय R स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय R3, और ये क्यूब वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो रेशियो हमें मिला वो मिला 1 प्लस x स्क्वायर बाय R स्क्वायर टू द पावर 3/2।
ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर है आपको। तो देखो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे। पहला हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप देखा। एक लूप से ये फॉर्मूला होता है, आर रेडियस है, एक्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक। उसके बाद हमने सेंटर और एक्सिस की इंटेंसिटी को डिवाइड बताया। अब एक और काम करना है हमें, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आर में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मुझे ध्यान से देखो, ये लूप है, ये लूप का सेंटर है, और हमें ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है कि दोनों का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब सेंटर पे इंटेंसिटी ज्यादा है और एक्सिस पे आगे बढ़ने पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाती है। देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आर की पावर 3 मिल रही है और ऊपर एक आर स्क्वायर मिल रहा है, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मिलती है। तो सेंटर की जो इंटेंसिटी होगी, अब देखो ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आर में हो रहा है, ठीक। तो इस तरफ के लिए आर पॉजिटिव और इस तरफ के लिए आर नेगेटिव। यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो बच्चों, ये इस तरह से अगर हम देखें तो फील्ड फिर थम इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ भी ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आर की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, लेकिन फील्ड देखा जाए तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, फील्ड दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दोनों तरफ आर भले नेगेटिव हो जाए लेकिन फील्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं बोलूँगा देखिए सेंटर पे इंटेंसिटी है, तो आगे बढ़ने पर इंटेंसिटी इस तरह से डिक्रीज होगी और एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जहाँ आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जहाँ आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहां पर इंटेंसिटी इस लाइन को टच करेगी, मतलब 0 हो जाएगी, ठीक। चलो इस तरफ भी बनाते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर इनका इंटरसेक्शन हुआ भी तो इन्फिनिटी पर होगा, मतलब जहां आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहां फील्ड 0 होगा। फिर दोनों लाइन के पैरेलल होने का मतलब समझ में आया। यहाँ पर भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल होने का मतलब आपको समझ में आया कि दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब जहां आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें एक बार अच्छे से नोट डाउन करिए।